हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक कुछ बातें देखी थी। लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि टैक्स क्या होता है। कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ और स्टेट्यूट। टैक्स वो पैसा है जो कि कानून के अंतर्गत रहते हुए आपसे कंपलसरीली लिया जाता है। इसके बाद में हमने देखा था कि जो ये टैक्स है, ये डेफिनेशन में अंडर एनी लॉ है, ये क्यों लिखा। तो इसके लिए हमने पढ़ा था आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 क्या बोलता है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। कानून की इजाजत के बिना ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही कलेक्ट किया जाएगा। इसी वजह से जो है वहां पर अंडर एनी लॉ लिखा गया था। फिर एक प्रॉब्लम आ गई थी कि ठीक है, ये बात भी हम समझ गए, लेकिन एक दिक्कत और है। वो दिक्कत क्या थी कि भाई अब लॉ कौन बनाएगा? तो लॉ ऑब्वियसली गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन अब गवर्नमेंट भी कैसे बनाएगी? इसके लिए आर्टिकल 246 बनाया गया और उसमें 3 लिस्ट बनाई गई। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को और कॉन्करेंट में दोनों को मिक्स्ड पावर दे दी गई। अच्छा, यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ था टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, जिसका मतलब होता है इनकम टैक्स। और वहीं स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 46 में जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ था टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास में थी। चलिए, ये सारी बातें अपन ने कर ली थी, आगे बढ़ते हैं इससे। अब अपन अपना जो अगला टॉपिक देखने वाले हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि कौन सी ऐसी अथॉरिटीज है जो ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड चीजों को देखती है, उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कौन इसको संभालता है, देखता है, वो चीज यहां पर बोली गई है। तो सबसे ऊपर जो है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है एक और डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आते हैं फिर से 2 डिपार्टमेंट। एक को हम बोलते हैं सीबीडीटी। पहले पूरा नाम बता देता हूं मैं आपको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसको शॉर्ट में बोला जाता है सीबीडीटी। ज्यादातर जगह आपको सीबीडीटी लिखा हुआ मिलेगा इसके लिए। और एक और जो डिपार्टमेंट आता है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसको शॉर्ट में बोला जाता है सीबीआईसी। इसका पुराना नाम सीबीईसी था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, लेकिन जब जीएसटी आया उसके बाद में इसका नया नामकरण हो गया। इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम कर दिया। अभी होता क्या है, देखो ये लोग करते क्या है। ये सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड रेवेन्यू कनेक्शन और मैटर्स को देखता है, और सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्स से, जीएसटी वगैरह से रिलेटेड मैटर्स को देखता है। तो देखो ये करते क्या है, ये भी नोट कर लेते हैं ताकि अगर कल को हमको कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें पता हो।
हैंडल मैटर्स एंड रेवेन्यू related to डायरेक्ट टैक्स। और वहीं ये वाले क्या करते हैं भाई, ये इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड मैटर है। हैंडल मैटर्स एंड रेवेन्यू रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब देखो ये वर्क कैसे करता है। सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड पैसा कलेक्ट करेगा, सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड पैसा कलेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का पैसा कलेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा कलेक्ट हो गया। इन दोनों का ये पैसा, ये दोनों लोग अपना पैसा किसको पहुंचा देंगे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को। तो ये दोनों जगह से पैसा कलेक्ट कर लिया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने, और फिर वो किसको पहुंचा देगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी, बजट बनाएगी पूरे देश का कि इतने टैक्स से कमाई हुई है, इतने रुपए हमको अलग अलग सेक्टर पर खर्च करने हैं। तो सबसे हायर अथॉरिटी हो गई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी के टाइम पर, बताओ। हु इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ? हाँ जी, ऑनलाइन में जो लोग हैं वो बताओ, आप में से कोई कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन। तो इस तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत डिटेल्ड है, इसके अंदर और भी चीजें हैं जो कि आगे के एक चैप्टर में आप पढ़ोगे बाद में जाकर के। बहुत इसमें अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग रैंक के, वो भी आते हैं। अभी ब्रॉड नेचर में ये है कि ब्रॉड ये होता है, इस तरीके से पूरी के पूरा काम होता है और रेवेन्यू का फ्लो होता है। तो यहां से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर या सीबीआईसी स्टैंड्स फॉर, ये यहां से क्वेश्चन, बाकी ज्यादा यहां से कोई खास चांस नहीं है। चलो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है और आपने काफी बार हो सकता हो पढ़ा हो। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, पहले आप लोग बताओ, कुछ बताओ आपको। देखो, डायरेक्ट टैक्स इनकम पर लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। ये पहला और बड़ा बेसिक सा पॉइंट है। डायरेक्ट टैक्स से मतलब हमारा यहाँ इनकम टैक्स से है। तो पहला पॉइंट बड़ा ही सिंपल सा है, इसमें ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं होती, आपने काफी बार इसको पढ़ा होता है। लेकिन यहाँ पर नए पॉइंट्स भी आएंगे आपके, तो आइए इनके डिफरेंस को अपन नोट डाउन करते हैं। यहां से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस है थियोरटिकल। एक तरफ हम जानेंगे डायरेक्ट टैक्स के बारे में, आगे चल के अभी तो अपन को डायरेक्ट टैक्स ही पढ़ना है पहले, लेकिन अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक ही हो गया है, एक ही बुक हो गई है दोनों की। ये इनडायरेक्ट टैक्स। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज्ड ऑन इनकम, whereas indirect tax is charged on goods and services। गुड्स एंड सर्विसेज के साथ कंजम्पशन वर्ड भी ऐड ऑन कर देंगे, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो इधर पहला पॉइंट बनता है
कि डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है सर? डायरेक्ट टैक्स लगता है इनकम पर। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है सर ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया हमारा। चलिए दूसरे डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, काफी लोगों को पता भी होता है। सेकंड पॉइंट भी बड़ा डिफरेंट बेसिक सा है। डायरेक्ट टैक्स जो है जिस पर लगा है उसी को पे करना होता है। अब मान लो मैंने इनकम कमाई तो मेरी इनकम तो मुझे ही टैक्स देना है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता मैं तो अभी जानता ही नहीं मेरी मम्मी भरेगी टैक्स। ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। टैक्स जो है जिसने कमाई है इनकम उसी को भरना होता है। तो यूं बोल सकते हैं कि जिस पर लेवी होता है, लेवी मतलब चार्ज होना, लगना, उसी को क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर उल्टा है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या है कि एक्चुअल में पे कोई और करता है लेकिन बर्डन कोई और बियर करता है। ये कैसे होता है अभी देखेंगे इसको डिटेल में। पहले इस पॉइंट को लिखते हैं फिर समझते हैं उसके बारे में कि सर ये कैसे पॉसिबल है। पहला पॉइंट, पेयर ऑफ टैक्स एंड बियरर ऑफ टैक्स इज सेम। बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन। वहीं इधर अलग है। पेयर ऑफ टैक्स एंड बियरर ऑफ टैक्स आर डिफरेंट, अलग अलग होते हैं। और बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन। देखिए इसके बारे में अब डिटेल में जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए पहले इसको समझते हैं अपन। ध्यान से इस पॉइंट को समझना, इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं इस चीज को समझने के लिए। लेट सपोज कि एक पेन है, वो पेन आपको परचेज करना है। आप एज ए कस्टमर मार्केट में पेन परचेज करने गए हैं, तो उसका फ्लो कैसे होगा देखो। और यहां पर मान लीजिए आप कस्टमर। देखो कोई भी चीज अगर बनती है तो उसका फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले वो बनती है तो बनाने वाले को बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर उस चीज को बना करके आगे सेल करता है। मैन्युफैक्चरर से कौन खरीदता है? होलसेलर। फिर ये होलसेलर गुड्स किसको सेल करता है आगे?
रिटेलर को, और रिटेलर आगे एट द एंड गुड्स सेल करता है कस्टमर। इस तरीके से ये फ्लो चलता है। अभी मानिए कि मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज बनाई, ये पेन बनाया, और पेन बनाने पर कॉस्ट आई मैन्युफैक्चरर की, थोड़ा सा महंगा पेन ले लेते, 50 रुपए की कॉस्ट आई इस मैन्युफैक्चर। अब 50 रुपए तो इसके खुद के लगे, तो इसमें ये सबसे पहले तो क्या करेगा, अपना खुद का प्रॉफिट ऐड करेगा। तो ये अब इसमें क्या कर लेता है, खुद का प्रॉफिट ऐड कर लेता है। 10 रुपीज लेट से इसने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो ये पेन हो गया 60 रुपीज का। अब इसके ऊपर ये क्या लगाएगा, टैक्स लगाएगा। लेट से 5 रुपीज का इसके ऊपर टैक्स लग गया, तो 65 रुपीज में ये चीज किसको दी जाएगी, होलसेलर को। तो होलसेलर के लिए कॉस्ट कितनी हो गई, होलसेलर को ये कितने में पड़ गया, 65 रुपीज के अंदर ये पड़ गया। तो होलसेलर के लिए कॉस्ट हो गई 65। अब होलसेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड ऑन करेगा। होलसेलर ने लेट से अपना प्रॉफिट ऐड करा 15 रुपीज का, तो पेन हो गया 80 रुपीज का, प्लस वो भी इस पर टैक्स चार्ज करेगा, टैक्स लगाएगा। तो लेट से कि उसने टैक्स लगाया 10 रुपीज का, तो यहां पर जो प्राइस हो गई वो पेन की प्राइस कितनी हो गई, 90 रुपीज की। 90 रुपीज में इसने किसको सेल कर दिया, रिटेलर को, जो शॉप पर ले जाकर के बेचेगा। रिटेलर को कॉस्ट पड़ गई 90 की। लेट से कि वो प्रॉफिट ऐड करता है उस पर 5 रुपीज का, या इसको भी 10 ही दे दो भाई। 10 रुपीज का इस पर प्रॉफिट ऐड कर लेता है, 100 रुपीज का पेन हो चुका है, प्लस वो उस पर लगा रहा है टैक्स। लेट से यहां आकर के 20 रुपए का टैक्स लगा, तो ये 120 रुपए में किसको मिलेगा, इस कस्टमर को मिलेगा। ठीक है, अभी एक पॉइंट यहां पर अपन ने पढ़ा है, उसी को जस्टिफाई करेंगे। पेयर ऑफ टैक्स एंड बियरर ऑफ टैक्स आर डिफरेंट। बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी, कैन बी पास्ड ऑन, इधर कैन नॉट नहीं है, कैन है। अभी देखिए यहां पर कैसे पास ऑन हो रहा है बर्डन। मैन्युफैक्चरर ने जो भी टैक्स कलेक्ट कराया, आप देखो शुरू में सबसे पहले क्या मैन्युफैक्चरर अपनी जेब से भर रहा है उसको, मैन्युफैक्चरर तो क्या कर रहा है, उसको ऐड कर रहा है, ऐड करके किससे कलेक्ट कर रहा है, होलसेलर से। सरकार को जमा मैन्युफैक्चरर ही कराएगा, लेकिन वो खुद की जेब से नहीं कराएगा, उसने किससे कलेक्ट कर लिया, होलसेलर से। सपोज करो आप डोमिनोज में एक पिज्जा खाने गए, 500 रुपए का पिज्जा है, उसके ऊपर उन्होंने 5% का जीएसटी लगा दिया। ठीक है, तो वो जो 5% का जीएसटी क्या डोमिनोज वाला सरकार को जमा कराता है, लेकिन खुद की जेब से देता है क्या, लेता किससे, आप ही से तो लेता है। तो एक सोचो कि यहां पर क्या हुआ कि बर्डन जो डोमिनोज ने टैक्स का था वो किस पर शिफ्ट करा, आपके ऊपर, कि आप भरो। यहां पर देखो क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर ने टैक्स यहां पर ऐड ऑन करा 5 रुपए का, ये किससे लिया, होलसेलर से लिया। होलसेलर ने फिर से उसको जोड़ दिया, अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, फिर से इसने टैक्स जोड़ के किससे ले लिया, रिटेलर से। रिटेलर ने फिर से प्राइस में अपना प्रॉफिट जोड़ा, टैक्स जोड़ा, वो किससे ले लिया, कस्टमर से। तो कष्ट से कौन मरा, कस्टमर। तो सारे कष्ट कौन लेगा, कस्टमर, नाम में ही कष्ट से मर है। तो सारे के सारे टैक्स के कष्ट किसको उठाने पड़ते हैं, कस्टमर को उठाने पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारा का सारा टैक्स किसने बियर करा, सारा का सारा टैक्स कस्टमर ने बियर करा। तो अपन ये कह सकते हैं कि बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो रहा है, यहां पर आगे से आगे ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इसके आगे नहीं हो सकता। अब कस्टमर इसके आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो लेकिन अब यही मैन्युफैक्चरर अगर कोई इनकम कमाता है, मान लो इसने ये इनकम कमाई यहां पर,
क्या ये इस इनकम का बर्डन, इस पर जो टैक्स बन रहा है वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है? नहीं, वो खुद को ही जमा कराना पड़ेगा, वो डायरेक्ट टैक्स है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ है, पेयर ऑफ टैक्स एंड बियरर ऑफ टैक्स डिफरेंट है। कैसे? टैक्स तो जमा करा रहे हैं मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, पेयर ऑफ टैक्स है ये, लेकिन बियरर ऑफ टैक्स एट द एंड कौन है? कस्टमर है। तो इसीलिए पेयर एंड बियरर अलग अलग हो सकते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी पास्ड ऑन। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो? फटाफट से इधर बताओ सभी ऑनलाइन में जो भी है, क्या ये बात आपको क्लियर है? कुछ लोग टाइम से ज्वाइन किया करें क्लास। तीसरा पॉइंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर और इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव? प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है सर? प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता हुआ, जैसे ये है प्रोग्रेसिव। और रिग्रेसिव सेम टू सेम, ऐसा का ऐसा। अब इसका मतलब क्या है देखो, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब यह है कि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेस करता है, लेकिन करता कैसे? देखो, आज एक गरीब आदमी है और अमीर आदमी है, क्या उसके लिए इनकम टैक्स सेम होता है? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इनकम टैक्स और उसकी रेट भी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे इनकम ग्रो करेगी, इनकम प्रोग्रेस करेगी, वैसे वैसे ही आपका इनकम टैक्स भी क्या करता है? प्रोग्रेस करता है। इसी वजह से डायरेक्ट टैक्स को क्या बोला जाता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव कैसे? सपोज करो कि आज एक डोमिनोज में आप पिज्जा खाने गए, तो आपने 500 रुपए का पिज्जा लिया, उस पर टैक्स लग गया 5% का। अब एक गरीब आदमी आता है बिल्कुल रोड से, उसको भी पिज्जा खाना है, जैसे तैसे उसने 500 रुपए जुटा लिए, वो डोमिनोज में गया, 500 रुपए दे दिए, और फिर उनको बोल रहा है भाई साहब मैं गरीब आदमी हूं, मेरे ना टैक्स मत लगाओ 5% का। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। इनडायरेक्ट टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स अमीर गरीब जाति धर्म कुछ नहीं देखता, सबके लिए सेम है। चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, आपके लिए डायरेक्ट टैक्स की रेट जो रहती है वो बिल्कुल सेम रहती है। इसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। कोई भी आ जाए उसके लिए सेम ही टैक्स की रेट रहेगी। वहीं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वो भी बढ़ता रहता है। बताइए ये बात क्लियर है कि नहीं आपको, यस और नो? प्रोग्रेसिव इन रिग्रेसिव वाले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, एक मिनट रुको। यस, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स का जो रेवेन्यू होता है, जो पैसा कमाती है सरकार डायरेक्ट टैक्स से, वो सारा का सारा पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। पूरा पैसा किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट टैक्स पैसा होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स का, ये दोनों को जाता है। देखो कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ।
क्लियर दिख रहा है भाई साहब का? बड़ा सस्ता पिज्ज़ा लिया है इन्होंने तो। ये थोड़ा महंगा लिया है इन्होंने। क्लियर नहीं है इनकी फोटो। ये क्लियर है फिर भी। क्या इशू हो गया इनको? दे रिफ्यूज टू प्रोवाइड आल्सो चार्ज 100 एक्स्ट्रा व्हेन फोर्स, तो इसमें रिप्रिंटेड एंड लूटिंग कैन नॉट बी। देखो, ये दिख रहा है सभी को ऑनलाइन में? इसको डाउनलोड कर लेते हैं। कहाँ जा रही है? देखो, ये बिल अगर आप देखोगे, छोटा भी नहीं हो रहा, बड़ा भी नहीं हो रहा। ये कहाँ जा रहा है भाई? देखो, ये बिल आपको दिख रहा होगा। इसमें देखो क्या है, ये इन्होंने एक फार्म हाउस पिज्जा ऑर्डर करा है, ठीक है, और इसके साथ ही इन्होंने एक गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करा, और टोटल 730 का बिल आया। अब ये 730 के बिल में जो देखने वाली बात है, जो अपना अगला पॉइंट जिससे रिलेट करता है, वो यहां है। आप ये देखो, यहां लिखा हुआ है, देखो CGST 2.5 दिख रहा है आपको? ये CGST 2.5, 18.25, और यहां पर लिखा हुआ है SGST और UTGST 2.5, ये लिखा हुआ है यहां पर। CGST का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एक्चुअल में है क्या कि ये, और UTGST का मतलब है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जीएसटी में इसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी ये जो टैक्स यहां पर लगाया गया है ना, 18.25 और 18.25, ये 18.25 जो CGST है, ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये जो 18.25 है, ये जाएगा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को, वहां की राज्य सरकार को, जहां गुड सर्विस कंज्यूम हो। ये जैसे कहाँ का है, ये देखो, ये एड्रेस है चेन्नई का। तो चेन्नई की जो गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनकी, उनके पास में ये 18.25 जाएगा, और ये 18.25 कहाँ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर पूरा पैसा सेंट्रल के पास नहीं जाता। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में सर कुछ पैसा तो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास में, और कुछ पैसा कहां जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ये बात हम यहां पर बोल सकते हैं। चलिए इस पॉइंट को लिख लेते हैं। एंटायर रेवेन्यू गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और वहीं इधर हम क्या बोल सकते हैं? एंटायर रेवेन्यू, चलो एंटायर वर्ड मत लिखो, रेवेन्यू गोज टू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट।
ये अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया हमारा। बताइए ये बात क्लियर है सभी को? फटाफट से ये वाला पॉइंट भी क्लियर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप खुद भी बना सकते हैं। अभी अभी अपन ने ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, तो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड अफेयर्स को, मैटर्स को कौन देखता है? सीबीडीटी। और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड मैटर्स को कौन देखता है? सीबीआईसी। तो ये अपना अगला डिफरेंस बन गया। मैटर्स रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स आर हैंडल्ड बाय सीबीडीटी। और वहीं इधर मैटर्स रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्स आर हैंडल्ड बाय सीबीआईसी। अब लास्ट पॉइंट अपन एग्जाम्पल लिख लेंगे कि सर डायरेक्ट टैक्स के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? मेनली इनकम टैक्स, जो कि आज भी लगता है। और इधर इसका एग्जाम्पल देखे, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। आपने ये वर्ड सुना होगा जनरली शूज में, क्लोथ्स में, कस्टम का माल है। कस्टम मतलब क्या? कस्टम ड्यूटी किस पर लगती है? इंडिया के बाहर से जब कोई चीज आती है या इंडिया के बाहर कोई चीज जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा करती है। वो अलग चीज होती है, तो लगती लेकिन वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ही है। तो इसीलिए वो भी क्या हो जाता है अपने आप में? इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। क्लियर है ये सारे के सारे डिफरेंसेस अपन को? यहां से एक छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, ये पहले एग्जाम में बना हुआ है। वाई डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमको बताना पड़ेगा भाई डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव क्यों है। क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे डायरेक्ट टैक्स की, इनकम टैक्स की रेट भी बढ़ती जाती है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला अपना टॉपिक है सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मतलब क्या है इसका कि जब अपन डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे, तो हमारे सोर्सेज क्या क्या होंगे, कहां कहां हमारी बातें लिखी हुई है, कहां कहां हमारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं, वो हम जानने जा रहे हैं। वो बहुत सारे सोर्सेज है, आइए जानते हैं कि हमारे सोर्स क्या होंगे पढ़ने के। वैसे तो हमारा सोर्स बुक है, सर बुक से पढ़ेंगे। लेकिन बुक में क्या होता है कि बहुत सारी जगह से, अलग अलग जगह से कंटेंट आता है कि भाई ये अभी नॉर्मली बुक आप देखोगे, जैसे अकाउंट्स की बुक में जो भी आप पढ़ते हो कहाँ लिखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा है। कॉस्टिंग में जो भी बातें पढ़ते हो कहाँ लिखी? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी है। इस वजह से वो चीजें आप पढ़ते हो। इसी तरीके से इनकम टैक्स में जो भी प्रोविजंस हम पढ़ेंगे, जो भी हम बातें पढ़ेंगे, वो कहाँ लिखी है वो हम जानने जा रहे हैं। और यहाँ कोई एक सोर्स नहीं है, यहाँ बहुत सारे सोर्सेज है। इवन मान लीजिए आज के टाइम में मार्केट में कुछ बदला तो वो यहाँ भी बदल जाएगा। सरकार की तरफ से बजट आया, कुछ बदला तो यहाँ भी बदल जाएगा। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होता है ये। देखती है, देखिए सोर्सेज क्या क्या है, अपने पहले लिख लेते हैं सबकी लिस्ट, फिर एक साथ सबके समझिए। पहला सोर्स है हमारा इनकम टैक्स एक्ट।
1961। दूसरा सोर्स है इनकम टैक्स रूल्स 1962। थर्ड हमारा सोर्स है नोटिफिकेशंस। फोर्थ हमारा सोर्स है सर्कुलर्स। फिफ्थ हमारा सोर्स है एनुअल बजट, जिसे हम फाइनेंस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। सिक्स्थ हमारा सोर्स है केस लॉस। ये 6 सोर्सेज है जहां से हमारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोविजन आते हैं। अभी एक एक के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला सोर्स क्या दिख रहा है आपको? इनकम टैक्स एक्ट। कल हमने आर्टिकल 265 पढ़ा था, वो क्या बोलता था? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब टैक्स लेना है तो कानून बनाना पड़ेगा। इसीलिए इनकम टैक्स लेने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया? इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया। अगर ये नहीं होता तो इनकम टैक्स गवर्नमेंट ले ही नहीं पाती। तो पहला और सबसे मेन सोर्स जो अपना है वो है ही क्या? इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब हमारी 80 से 85% बातें जो है वो यहीं से ही है, सीधी सीधी। लेकिन अब होता क्या है कि एक्ट में जो बातें लिखी गई है, कई बातें क्लियर नहीं होती। जैसे कई जगह ऐसे लिखा जाता है एज में बी स्पेसिफाइड, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर कुछ चीजें क्लियर नहीं होती। तो जो चीजें क्लियर नहीं होती है उनको क्लेरिफाई करने के लिए एंड एक्ट को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं रूल्स। जैसे कंपनीज एक्ट है तो कंपनीज रूल्स भी बना हुआ है। इसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट है तो इनकम टैक्स रूल्स भी बने हुए हैं। इनकम टैक्स रूल्स क्यों बने हुए हैं? एक्ट को सपोर्ट करने के लिए। जो बात यहां क्लियर नहीं की जाती फिर वो रूल्स में जाकर के फर्दर एक्सप्लेन की जाती है। यहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं दी, फिर रूल्स में जाकर के उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है। तो इसके बारे में भी आप नीचे लिख लीजिए रूल्स। सबसे पहले रूल्स के बारे में लिखिए होते क्या। लिखिए रूल्स आर मेड टू सपोर्ट rules are made to support act and to clarify to support act and to clarify provisions and to clarify provisions of the act। तो एक्ट क्या होता है ये हमने जान लिया, और रूल्स क्या होते हैं ये हमने जान लिया। सेकंड सोर्स। अभी एक्ट और रूल्स का अगर आप ऑफिशियल देखोगे तो इतनी मोटी मोटी बुक होती है, इतनी बड़ी बड़ी बुक है। पूरे आपके कोर्स में नहीं है क्योंकि इंटर में भी टैक्स है, फाइनल में भी टैक्स है। इवन फाइनल तक पढ़ के भी आप वो सारी चीजें नहीं है कोर्स में, लेकिन एक्चुअल में उतनी बड़ी होती है। तीसरा हमारा सोर्स होता है ये नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस क्या होती है सर? सर नोटिफिकेशन तो फोन में भी आती है। तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे फोन पे नोटिफिकेशन भेजता है कि ये चेंज हो गया? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो नोटिफिकेशन होती क्या है? देखो नोटिफिकेशंस क्या होती है कि मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई चीज, मान लो मैंने कोई बात आपको बोल दी, कोई प्रोविजन आपको बता दिया, फिर मैं बाद में कह रहा हूं इसमें ये चीज और ऐड कर लेना, या फिर ये चीज इसमें से क्या कर लेना, डिलीट कर लेना। तो इनकम टैक्स में कोई भी चीज ऐड करने के लिए या डिलीट करने के लिए गवर्नमेंट किसका सहारा लेती है? नोटिफिकेशन का सहारा। गवर्नमेंट को कोई चेंज करना है, साल के बीच में ही चेंज करना है, वैसे तो एक एक साल बाद चेंज होता है इनकम टैक्स में, अभी बीच में ही चेंज करना है, तो फिर क्या निकालेगी सरकार? नोटिफिकेशन निकालेगी। तो नोटिफिकेशन क्यों निकाली जाती है? किसी प्रोविजन को ऐड करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए। कहां से ऐड और डिलीट? इनकम टैक्स एक्ट में ऐड या डिलीट करने के लिए क्या निकाली जाती है? नोटिफिकेशंस निकाली जाती। लिखिए इसके बारे में, नोटिफिकेशंस लिखो। नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय गवर्नमेंट, notifications are issued by government to add or delete, to add or delete provisions
ऑफ द एक्ट, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। नोटिफिकेशन के बारे में भी हमने जान लिया आखिर ये क्या होती है। तो मान लो अपने बीच में पढ़ते पढ़ते कोई नोटिफिकेशन निकाल दी सरकार ने, जैसे बीच में कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पर सरकार ने बीच में क्या करी थी, टैक्स की रेटों में कमी कर दी थी, कुछ टीडीएस बोलते हैं जिसको, उसमें कमी कर दी और थोड़े बहुत और चेंज करे थे। तो वो कैसे करे, उस साल के बीच में आया वो तो फिर वो उसके लिए क्या निकाली थी गवर्नमेंट ने, नोटिफिकेशंस निकाली थी। अगली चीज हमको दिख रही है वो है सर्कुलर्स। सर्कुलर्स क्या होते हैं, देखिए कई सारी ऐसी बातें होती है, मान लो गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाल दी, ठीक है, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दी लेकिन वो लोगों के बीच में क्लियर नहीं है। मतलब कई ऐसी बातें होती है जिनके दो तीन चार अलग अलग मीनिंग निकाले जा सकते हैं लॉ में, क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो अलग अलग प्रोफेशनल अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं। आगे भी जाके अभी तक भी कुछ ऐसी अनक्लियर चीजें हैं जिसके लिए सीएमए इंस्टीट्यूट अलग ट्रीटमेंट करता है, सीए इंस्टीट्यूट अलग ट्रीटमेंट करता है। जैसे मान लो मैंने आपको ये बोला कि 5,000 रुपए तक का अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो टैक्स नहीं लगता। अब 6,000 मिल गया किसी को, तो सवाल ये आ गया कि 6,000 अगर किसी को मिल गया तो 6 - 5 1 पे लगेगा या पूरे 6 पर लग जाएगा। अभी क्लियर नहीं हुई ना बात। तो अब ऐसी कई सारी बातें होती है जो क्लियर्ड नहीं है, तो उन बातों को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट क्या निकालती है, सर्कुलर निकालती है कि भाई हमने जो भी नोटिफिकेशन निकाली है, चेंज लाया है, अगर उसको लेकर के लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या निकालती है, सर्कुलर। ऐसे निकाले जाते हैं, इट हैज टू बी क्लियरिफाइड या इट इज क्लियरिफाइड दैट, फिर आगे जो भी प्रोविजंस वगैरह है वो बताए जाते हैं। तो लिखिए सर्कुलर्स के बारे में, लिखो circulars are issued to clarify the uncleared provisions. नेक्स्ट बात आती है एनुअल बजट, जिसको हम फाइनेंस एक्ट भी बोलते हैं। एनुअल बजट क्या है, हर साल आप सुनते हैं टीवी पे देखते हैं बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, वही बजट है ये। हर साल क्या होता है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्स बोलो इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि हर साल बदल जाते हैं देश की जरूरतों के हिसाब से। आज आप ये देखो कि इनकम टैक्स एक्ट तो 1961 में बना, तो क्या 61 से लेकर के अभी तक सारी सिचुएशन सेम है? नहीं है, हर साल बदलती है सिचुएशन। इसी वजह से हर साल क्या लाया जाता है, बजट लाया जाता है। वो जो हर साल बजट आता है उसको क्या बोलते हैं हम, फाइनेंस एक्ट भी बोलते हैं। हमारे ऊपर बजट के दौरान आए हुए चेंजेस अप्लाई होंगे, हमें पढ़ने हैं वो चेंजेस। कौन सा बजट लगेगा, जो 2022 का लेटेस्ट बजट आया है वो हमारे एग्जाम्स के लिए अप्लाई होने वाला है, एप्लीकेबल होने वाला है। तो 2022 का बजट हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये जो बजट आता है इसी को प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोला जाता है फाइनेंस एक्ट। मतलब फाइनेंस एक्ट 2022 हमारे ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। ये पूरा लेटेस्ट है, बिल्कुल अभी आया कुछ महीनों पहले। तो ये हमारे ऊपर लगने वाला है जून 23 एंड दिसंबर 23 के जो एग्जाम्स होंगे उनके ऊपर यही एक्ट जो है वो लगेगा। मतलब इस बजट के दौरान जो भी चेंज आए होंगे वो लगेंगे। एंड लास्ट है केस लॉज। केस लॉज क्या होते हैं, देखो पहली बात तो ये बताओ कोर्ट में कब जाते हैं लोग। मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कोई करदाता है, उसके बीच में डिस्प्यूट कब होगा बताओ। जनरली डिस्प्यूट कब होते हैं, जो चीजें क्लियर नहीं होती। क्लियर नहीं है तभी तो डिस्प्यूट है, या एक पार्टी असहमत है दूसरे से। और ये असहमति अनक्लियर्ड ये कब होंगे, जब ये इधर से बात नहीं बन रही होगी। इससे यहां से देखा होगा हेल्प ली होगी, नहीं बनी, तभी क्या जाते हैं लोग इनकम टैक्स को मैटर को लेकर के कोर्ट में चले जाते हैं। तो सपोज करो कि ये दो लोग हैं, ये ए और बी के बीच में एक विवाद हो गया। इसमें ए तो है एक टैक्स देने वाला और बी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी। ये बोल रहा है किसी पर्टिकुलर इनकम को लेके कि इस पर टैक्स लगेगा, ये बोल रहा है नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं लगेगा। अब दोनों में डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया।
अब ये डिस्प्यूट क्यों हुआ है? क्योंकि यहां से बात नहीं बन रही होगी। अगर यहां कोई बात क्लियर होगी तो डिस्प्यूट तो हो ही नहीं सकता। और आप देखो भारत में लॉ बने हुए फिर भी कोर्ट चलता है। कोर्ट किस लिए चलता है? विवाद को सुलझाने के लिए। इसका मतलब लॉ बनने के बाद भी कुछ ना कुछ विवाद तो रह ही जाते हैं और हो ही जाते हैं। तो अब ये क्या करें? ये लोग कहां जाएंगे? फिर कोर्ट में जाएंगे ये अपना मुद्दा लेकर के। कोर्ट सुनवाई करके इसका डिसीजन सुनाएगा। सपोज करो कोर्ट ने बोला कि इस इनकम पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ये बात बोल दी। तो अब आगे से अगर मान लो ऐसा मुद्दा आ गया तो हम भी तो यही मानेंगे। आज हमसे आकर के कोई पूछे ऐसा ही सेम टॉपिक कि बताओ इस पर टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, तो यहां से तो बात नहीं बन रही होगी। तो हम क्या बोलेंगे? अभी अभी कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा एज पर कोर्ट ऑर्डर। तो होता क्या है कि अगर कोर्ट में कोई केस हुआ है और उस कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना दिया है तो वैसा का वैसा ही अपन को भी आगे से फॉलो करना होता है इनकम टैक्स के अंदर। तो ये भी अपना एक सोर्स है जो कि कोर्ट सुनाता है। तो ये 6 सोर्स है, ये 6 जगह से अपने जो है अलग अलग प्रोविजंस आते हैं। पहला मेन एक्ट है, एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल्स बना रखे हैं। बीच में चेंज करना होता है तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर देती है। अगर कुछ क्लियरिफाई नहीं है तो उसको क्लियर करने के लिए सर्कुलर इशू कर देती है। हर साल बजट तो लेकर के आती है और कोई केस लो हो रखा हो तो उसका डिसीजन भी हमको फॉलो करना पड़ता है। क्लियर है ये बात? बताओ फटाफट से यस और नो। क्लियर हो गई? इधर बताओ भाई ऑनलाइन वाले सभी लोग, फटाफट से ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? सभी लोग बताओ भाई। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं अपन। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट। अभी तक की जितनी भी बातें थी वो टैक्स के बारे में थी, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कोई लेना देना नहीं था। अभी तक अपन टैक्स पढ़ रहे थे। अब यहां से आगे आकर के अपन क्या पढ़ेंगे? अब डायरेक्ट टैक्स या जिसको इनकम टैक्स भी बोलते हैं वो पढ़े। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।